हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज के इस वीडियो से मैं लूसेंट बुक को कवर करने की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, जिसमें हम लोग पूरी लूसेंट बुक को कवर करेंगे आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो ये इसका जो है फर्स्ट पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम लोग जानेंगे सारी चीज़ों को कि संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान के जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको हम जानेंगे। इसमें हम लोग जो है भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके हम लोग पूरी लूसेंट बुक को कवर करेंगे ताकि सारे एग्जामिनेशंस में हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखिए, लिखा हुआ है भारतीय संविधान। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, मतलब भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, इसको हम लोग थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। ठीक है, देखिए, आप लोग को पता है कि 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे कि 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी की लड़ाई हुई थी। और 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। तो जब ये और आप लोग ये भी जानते होंगे कि ये दोनों युद्ध अंग्रेज़ों ने जीत लिए थे। वही लिखा हुआ है कि इन दोनों युद्धों को अंग्रेज़ों के द्वारा जीत लिया गया। और जीत लेने के बाद में बंगाल पर, कहाँ पर, बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो है बंगाल पर पूरा शासन हो गया, पूर्ण रूप से शासन हो गया। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया, तो उस शासन को मजबूत बनाए रखने के लिए, अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत सारे एक्ट जो है पारित किए, मतलब अधिनियम पारित किए। ठीक है, ताकि जो शासन है उनका उनके अनुकूल बना रहे। बंगाल पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ था वो अंग्रेज़ों के अनुकूल बना रहे, इसीलिए उन्होंने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। और यही एक्ट जो थे ये भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बने बाद में। ठीक है, ये इसमें पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये जो अधिनियम था, यह अधिनियम संवैधानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या था इस एक्ट में, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया बंगाल पर, तो इस कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए, मतलब नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट बनाया। ठीक है, और वो पहला कदम था उनका। ठीक है, वो कौन सा एक्ट था, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ, इस एक्ट के द्वारा उन्होंने क्या कर लिया, कंपनी का जो शासन था, कंपनी में मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, उस शासन पर संसदीय नियंत्रण उन्होंने स्थापित कर लिया। इससे पहले संसदीय नियंत्रण नहीं था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर, वो वैसे ही वर्क कर रही थी। लेकिन इस एक्ट के बाद में जब उन्होंने ये एक्ट पारित कर दिया, ये अधिनियम पारित कर दिया, तो इस अधिनियम के बाद में कंपनी के शासन पर क्या हो गया, संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब कंपनी के जो भी निर्णय होंगे वो संसद के थ्रू लिए जाएंगे, कंपनी डायरेक्ट नहीं लेगी, संसद के थ्रू लिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। मतलब कंपनी अभी तक वैसे वर्क कर रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, संसद से मान्यता मिल गई। जो भी कंपनी जो भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करेगी भारत में, ठीक है, उसको संसदीय मान्यता मिल गई, या ऐसे कह सकते हैं कि मान्यता मिल गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब इस एक्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम जानेंगे। देखिए, लिखा हुआ है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, देखिए क्या होता था कि अलग अलग जो प्रांत होते थे, जैसे बंगाल एक प्रांत होता था, बम्बई एक प्रांत था, मद्रास एक प्रांत था, जो अलग अलग प्रांत होते थे, उन प्रांतों में अलग अलग जो है गवर्नर होते थे। लेकिन जब यह अधिनियम पारित किया गया, तो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको
गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? उस पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बम्बई और मद्रास के गवर्नर को भी इसके अधीन कर दिया गया। मतलब बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे दो प्रांतों के, उनको भी इस गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो क्या हुआ था इस अधिनियम से? जो बंगाल का गवर्नर था उस पद को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया और बम्बई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कई बार आता है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो आप आंसर देंगे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर को किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया था। तो इसका आंसर भी यही होगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, आप सही से ऑप्शन टिक कर पाएँ। देखिए आगे है, इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे इस एक्ट के द्वारा बनने वाले। ठीक है, ऑप्शन में टिक करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, क्योंकि यही थे। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार की स्थापना की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। ठीक है, देखिए बंगाल में ही कलकत्ता पड़ता है, आप लोग जानते ही हैं, उस समय भी पड़ता था। तो कलकत्ता में जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर एक ऐसी सरकार बनाई गई, एक ऐसी सरकार की स्थापना की गई जिसमें क्या होता था, गवर्नर जनरल होते थे और उनकी परिषद के, गवर्नर जनरल की परिषद के कितने सदस्य थे? 4। ये भी पूछा जाता है कि जो ये एक्ट था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इस पे कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? तो आप लोग 4 आंसर देंगे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और वो सभी लोग मिलकर अपनी सत्ता का संयुक्त रूप से उपयोग करते थे। देखिए ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में, बहुत बार पूछा जाता है ये, कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, आप लोग जवाब क्या देंगे? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट वो एक्ट था जिसके द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में जो है एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने न्यायाधीश, कितने, मतलब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश थे। तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि एक मुख्य न्यायाधीश थे इसमें और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम, मतलब इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। कौन थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश? सर एलिजा इम्पे। ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और अन्य जो 3 न्यायाधीश थे उनके नाम क्या थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए चौथा पॉइंट है इसमें, इसके तहत, मतलब इसके तहत का मतलब क्या हुआ? इस अधिनियम के तहत कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने, मतलब पहले वो निजी व्यापार कर लेते थे, ठीक है, और भारतीय लोगों से उपहार ले लेते थे, वह रिश्वत भी ले लेते थे। बट इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसके कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर भी, भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब अब जो कंपनी के कर्मचारी थे वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, वो कंपनी का जो व्यापार था केवल वही व्यापार कर सकते थे, निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत भी नहीं ले सकते थे। अब सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए ला सकूं और पूरी जो है लूसेंट बुक आपको धीरे धीरे जो है समझा सकूं, थोड़ा थोड़ा करके। इससे आप प्रिपेयर होंगे। आपके जो आगे एग्ज़ाम्स हैं UPSSC या अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं, ये एकेडमिक्स में भी काम आती है ये, ठीक है। GK जो है ये हर एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और ताकि मैं आपके लिए ऐसी छोटी छोटी वीडियोस कंटेंट ला सकूं। धन्यवाद।